अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फिजिक्स और क्लास दहम की फिजिक्स में हम अपना पहला चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स शुरू किए हुए हैं। हमने ये बात साबित की कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इसी तरह से मजीद आज हम दो मिसालें देखेंगे जो कि हैं बाल और बाउल सिस्टम और सादा पेंडुलम की मोशन, और हम साबित करेंगे कि ये दोनों मिसालें सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स सीखने का अमल जारी है और इस फिजिक्स सीखने के अमल में हम लोग अब तक सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के काबिल हो गए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल के अंदर हमने स्प्रिंग मैस सिस्टम उसको देखा, उसको साबित भी किया कि किस तरह से स्प्रिंग मैस सिस्टम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। साथ ही साथ हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड को भी डिस्कस किया। हमने ये भी देखा कि स्प्रिंग मैस सिस्टम का टाइम पीरियड किन किन अवामिल पर मुनहसिर है। अगर मैस को बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट को कम कर देंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो हमने देखा कि मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड दो अवामिल पर मुनहसिर होता है। आज हम स्प्रिंग हार्मोनिक मोशन की दो मजीद मिसालें पढ़ेंगे। उसमें से पहली मिसाल है बच्चों बाल और बाउल सिस्टम। अब ये बाल और बाउल सिस्टम इस कदर आसान है इसका तजर्बा करना कि आप इसको अपने घर के अंदर भी तजर्बा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको एक बाउल लेना पड़ेगा। बाउल कुछ इस तरह से हो कि इसकी जो दरमियान वाली सतह हो ये थोड़ी सी कर्व्ड हो। अब आप क्या करेंगे कि इस बाउल के बिल्कुल सेंटर पे एक बॉल रख देंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मिसाल के तौर पे जब मैंने ये मार्कर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो आप जानते हैं कि हर चीज का वजन नीचे की जानिब होता है। किस तरह से पता चलेगा कि स्टूडेंट्स अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे की जानिब गिर जाएगा। कैसे? ये देखें, मैंने इसको यहां पे ले जाके छोड़ा और जैसे मैं छोड़ा ये बिल्कुल नीचे की जानिब आ गया। तो ऐसे ही ये जो बॉल है जो बाउल के अंदर पड़ी हुई है इसका वजन भी स्टूडेंट्स नीचे की जानिब एक्ट कर रहा होगा और हम जानते हैं कि वजन को हम mg लिखते हैं। स्टूडेंट्स, जब ये रेस्ट की हालत में था, मिसाल के तौर पे ये मारकर रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि दो फोर्सेस इस पे अमल करनी चाहिए। एक फोर्स तो वो हो गई स्टूडेंट्स जो कि नीचे की जानिब जो कि उसका वजन है वो आ रहा है। अब इस वजन के बराबर मेरे हाथ ने ऊपर की जानिब एक फोर्स लगाई हुई है। वो फोर्स वजन की फोर्स के बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में है। देखें, वजन नीचे की जानिब, मेरे हाथ ने इसे ऊपर की जानिब उठा के रखा हुआ है जिसकी वजह से ये मोशन नहीं कर रहा, या आसान लफ्जों में कह लें कि ये गिर नहीं रहा। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब बॉल बाउल के अंदर पड़ी होगी तो इसका मतलब यह है कि वेट जो कि नीचे की जानिब आ रहा है इसके बिल्कुल मुसावी लेकिन मुखालिफ सिमत के अंदर कोई ना कोई और फोर्स भी तो अमल कर रही होगी। स्टूडेंट्स, उस फोर्स को आपकी किताब वाले ने नॉर्मल रिएक्शन का नाम दिया है और उसको आर से लिखा है। नॉर्मल का मतलब होता है अमूदी, बिल्कुल सीधी। तो देखें, ये वेट, ये वजन जो कि नीचे की जानिब लग रहा है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये उसका ऊपर की जानिब है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक्शन नीचे की जानिब है, रिएक्शन ऊपर की जानिब है। तो दोनों मसावी लेकिन मुखालिफ सिमत में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये फोर्स भी जीरो, ये फोर्स भी जीरो। तो इसका मतलब है कि जो बॉल है ये रेस्ट की हालत में पड़ा रहेगा। और न्यूटन का कानून आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि न्यूटन का पहला कानून ये कहता है कि कोई भी जिस्म रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में रहना पसंद करता है।
जब तक के उस पे कोई बैरूनी फोर्स ना लगाई जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहता हूं कि इस बॉल के अंदर मोशन पैदा हो जाए तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मुझे इस बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। वो छेड़छाड़ करने के लिए मैं इस बॉल को यहां से पकड़कर इस पोजीशन, फर्ज करें इस पोजीशन ए पे ले जाता हूं। स्टूडेंट्स, पोजीशन ए पे ले जाने के लिए मुझे कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अब जैसे ही मैंने कोई बैरूनी फोर्स लगा के इसके ऊपर छोड़ दिया, अब मुझे ये तय करना है कि क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। स्टूडेंट्स, आपको याद हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने दो शराइत लिखी थी। पहली शर्त को हमने कहा था रीस्टोरिंग फोर्स, और दूसरी शर्त को हमने कहा था इनर्शिया। हमने ये देखा था कि जब तक ये दोनों चीजें किसी जिस्म में नहीं पाई जाएंगी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर सकेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स होगी तो ही ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब सवाल ये है कि इस जगह पे रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी होगी? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी कोई जिस्म किसी बुलंदी पे जाए तो जमीन की ग्रेविटेशनल कशिश इसको अपनी तरफ खींचती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब ये बॉल किसी हाइट या बुलंदी पे चला जाए तो जमीन की जो ग्रेविटेशनल पुल है ये इसको अपनी जानिब खींचेगी। तो चूंकि नीचे की जानिब उसका वेट भी एक्ट कर रहा है, मैस भी, अगर वो मैं उसके साथ लिख दूं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भी उसका जो वजन है वो नीचे की जानिब एक्ट कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे एक बात याद रखिएगा आप कि रीस्टोरिंग फोर्स यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से होगी। ये उस ग्रेविटेशन की वजह से होगी, उस फोर्स की वजह से होगी जो जमीन इस बॉल को अपनी जानिब लगा रही है। तो चलें, एक बात तो तय हो गई कि रीस्टोरिंग फोर्स यहां पे स्टूडेंट्स क्या होगी? ग्रेविटेशन। लें जी, आपकी आसानी के लिए यहां पे लिख भी दिया। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं इसे ए से छोड़ूंगा तो ए से छोड़ने पे मुझे क्या नजर आएगा कि ये दोबारा अपनी वस्ती पोजीशन की जानिब जा रहा है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन पुल की वजह से, जो कि उसकी रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम कर रही है। अब ए से ये वस्ती पोजीशन तक आता हुआ मोशन हासिल कर चुका। न्यूटन का कानून क्या कहता है कि कोई भी जिस्म अगर मोशन की हालत में है तो वो मोशन की हालत में ही रहना पसंद करता है। तो इस खूबी को हमने क्या नाम दिया था? इनर्शिया का नाम दिया था। तो ले जी, दोनों जो शराइत हैं वो पूरी हो गई। एक तो रीस्टोरिंग फोर्स जो कि ग्रेविटेशन की वजह से आ रही है, और इनर्शिया कि अगर वो मोशन की हालत में है तो यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, बल्कि अपनी मोशन जारी रखता हुआ किसी एक दूसरे पॉइंट, फर्ज करें मैं उसको नाम देता हूं बी का, यहां तक पहुंच जाएगा। क्या होगा बी पे पहुंचने पे? बी पे पहुंचने पे इसकी जो स्पीड है वो कुछ लम्हों के लिए जीरो हो जाएगी, सिफर हो जाएगी, और जैसे ही वो दोबारा मोशन जारी रखेगा तो अब दोबारा ये वस्ती पोजीशन की जानिब अपनी मोशन जारी रखेगा, और वस्ती पोजीशन तक आते आते जैसे ही इसके अंदर स्पीड बढ़ गई, मोशन आ गई, तो इनर्शिया की वजह से ये रुकेगा नहीं, बल्कि अपनी मोशन जारी रखता हुआ ए तक पहुंच जाएगा। ए पे जाके फिर ये कुछ देर के लिए रुकेगा, रुकने के बाद दोबारा वस्ती पोजीशन की जानिब, वस्ती पोजीशन से दोबारा बी की जानिब, और इस तरह से ये अमल चलता रहेगा। और इस तरह से हम साबित करेंगे कि बॉल और बाउल सिस्टम की जो मिसाल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है, उसका सबूत है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि बॉल और बाउल सिस्टम की जो मिसाल है आपको समझ आ गई होगी। अब मजीद एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि जिसके अंदर हमने साबित करना है कि सादा पेंडुलम की मोशन, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। हमने ये साबित करना है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सादा पेंडुलम क्या होता है। ये किस तरह से पहचानेंगे कि ये सादा पेंडुलम है? तो स्टूडेंट्स, याद रखिए, सादा पेंडुलम इस तरह से आपको दिखाई देगा कि ये किसी खास पोजीशन के साथ फिक्स किया गया होता है, और यहां से आता हुआ इसके दूसरे सिरे पे एक छोटी गोली
इसका फर्ज कर लें कोई ना कोई मैस m है। स्टूडेंट्स, अब ये जो धागा है ये गैर लचकदार होना चाहिए, गैर लचकदार और मजबूत होना चाहिए, और इसे एक मजबूत सहारे के साथ बांधने की भी जरूरत है ताकि ये टूट ना जाए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं धागे की लंबाई मापना चाहूं तो वो किस तरह से मापूंगा। ये चीज पैमाइश करने में स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो इस पॉइंट से शुरू होते हैं और इस जगह पर आके लंबाई को मेजर कर लेते हैं, जो कि स्टूडेंट्स गलत तरीका है। पैमाइश लेने का तरीका पेंडुलम की ये है कि जहां से वो स्टार्ट हो रही है और जहां इस गोली का सेंटर बनता है, यहां से लेके यहां तक का जो फासला होगा उसको मैं लंबाई कंसीडर करूंगा। तो चलें जी, अगर हम इसको बना लें यहां से यहां तक, तो ये स्टूडेंट्स सादा पेंडुलम की लंबाई हो जाएगी। ये ले, मैंने आपके सामने लिख भी दिया कि L सादा पेंडुलम की लंबाई को जाहिर करता है और मैस M उस छोटी गोली के मैस को जाहिर करेगा। तो अब हम ये तो कह रहे हैं कि जो पेंडुलम की लंबाई है उसको धागे की लंबाई के साथ साथ जो गोली है उसके निस्फ तक हमने इसकी लंबाई लेनी है। अब ये किस तरह से लेंगे? हम धागे की लंबाई को और गोली के निस्फ कतर यानी कि उसके रदास को जमा कर देंगे। अब गोली का रदास मालूम करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप धागे की लंबाई और गोली के रदास को जब जमा करेंगे तो पेंडुलम की लंबाई हासिल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, दोबारा वही बातें जो कि हमने यहाँ पे कही थी कि जब ये रेस्ट की हालत में है, अपनी वस्ती पोजीशन पे है, तो इसका जो वेट होगा, इसका जो वजन होगा, ये बिल्कुल नीचे की जानिब एक्ट कर रहा होगा। अब चूंकि ये रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट की हालत में बॉडी सिर्फ उसी हालत में हो सकती है कि जब उस पे उसके जितनी लेकिन उससे मुखालिफ सिमत में कोई ना कोई फोर्स लग रही हो। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में ये देखा था कि किसी भी डोरी में जो कि तनी हुई हो उसमें एक टेंशन जो कि फोर्स की ही किस्म है उसको हम टेंशन का नाम देते थे। तो स्टूडेंट्स, चूंकि ये डोरी भी तनी हुई है, ये धागा भी तना हुआ है, तो इस वजह से इस धागे के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ये टेंशन क्या करेगी? इस वजन के बराबर होगी और उसके मुखालिफ सिमत में होगी जो इस वजन के असर को जायल कर देगी। ये दोनों जैसे ही फोर्सेस एक दूसरे को जायल करेंगी तो इसका मतलब ये है कि जो सादा पेंडुलम है ये रेस्ट की हालत में रहेगा। न्यूटन का कानून कि जब तक कोई जिस्म रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करता है जब तक कि उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। अब जब मैं चाहता हूं कि ये पेंडुलम मोशन में आ जाए, मूव करना शुरू कर दे, तो मुझे इस पेंडुलम की गोली को पकड़कर किसी खास पोजीशन तक ले जाना होगा। मैं ले जाके छोड़ूंगा। छोड़ने से क्या होगा, चलें अभी देखते हैं। फर्ज करें मैंने इस सादा पेंडुलम की गोली को पकड़कर मैं इसे किसी खास पोजीशन, फर्ज कर लें ये खास पोजीशन इसकी ये आ गई, ये इसका मैस अभी भी m है। अब भी इसका जो वजन है ये नीचे की जानिब लग रहा है जिसको मैं W का नाम दूंगा, और ये इस धागे के साथ कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा है। स्टूडेंट्स, अब भी जो टेंशन लग रही होगी ये इस डोरी के बिल्कुल साथ साथ लग रही होगी, लेकिन अब की बार टेंशन की जो सिमत है ये एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, बल्कि टेंशन किसी और सिमत में लग रही है, वजन किसी और सिमत में एक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? अब डेफिनेटली इसके अंदर कोई ना कोई फोर्स तो है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाए, फर्ज करें कि आपके पास कोई एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो आप उस फोर्स को मेजर करने के लिए क्या करते थे? स्टूडेंट्स, आप क्या करते थे? आप इस पे एक अमूद गिराते थे। एक अमूद आप इस डायरेक्शन में गिराते थे, जो अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो थीटे के सामने वाले को हम कहते थे ये अमूद है। तो अगर तो अमूद वाली सिमत में हम कोई कंपोनेंट गिराएं, कोई अमूद गिराएं, तो क्या होगा? वो उसका y कंपोनेंट बन जाता है,
और दूसरा जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है वो एक्स कंपोनेंट बन जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स मुझे एक अमूद ऐसे गिराना होगा और एक अमूद ऐसे गिराना होगा। अब देखें, जो भी अगर फर्ज करें यहाँ पे थीटा बन रहा है तो जो हिसाब वाले स्टूडेंट हैं वो बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अगर आपने थ्योरम्स 9th के अंदर पढ़े हैं तो अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा और थीटा के साथ वाला हमेशा एक्स एक्सिस को शो कर रहा होता है, तो मैं कहूँगा ये वजन का एक्स कंपोनेंट है और ये थीटा के बिल्कुल सामने वाला ये वजन का वाई कंपोनेंट है, बिल्कुल इसी तरह से जहाँ जो कि मैंने यहाँ पे बनाया। अगर आपको इधर से समझने में मुश्किल हो रही है तो आप वजन को बिल्कुल इस तरह रोटेट करें तो आपको ये चीजें समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट्स आप ये भी तो जानते हैं कि जो y कंपोनेंट होता था हम उसको f sin थीटा कहते थे और जो x कंपोनेंट होता था उसको हम f cos थीटा के नाम से जानते थे। तो अब इसी तरह से ये जो wx होगा मैं इसको लिख सकता हूं w cos थीटा और अब चूंकि w की जगह mg भी लिख सकते हैं तो इस वजह से ये mg cos थीटा बन जाएगा। और स्टूडेंट्स इसी तरह से wy यानी वजन का y कंपोनेंट मैं उसको लिख सकता हूं w sin थीटा और w की जगह मैं अगर mg लिख दूं तो कोई भी गलत बात नहीं होगी। तो ये नहीं जी, मैंने दो कंपोनेंट्स बना दिए वजन के। अब देखें अगर आप कि x कंपोनेंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और ये बिल्कुल टेंशन के ऑपोजिट यानी कि मुखालिफ सिमत में जा रहा है तो ये टेंशन वाला फैक्टर इस x कंपोनेंट के फैक्टर को कैंसिल कर देगा। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर बचा स्टूडेंट्स, कौन सा? mg sin थीटा या हम कहेंगे वजन का y कंपोनेंट बच जाएगा। और स्टूडेंट्स यही वो वजन का y कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ लें कि wy इसको क्या करेगा, इस जानिब फोर्स लगाएगा और इस जानिब फोर्स लाते लाते ये इसको वस्ती पोजीशन की जानिब ले आएगा। और स्टूडेंट्स हमने रीस्टोरिंग फोर्स की तारीफ भी तो कुछ इस तरह से ही की थी कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑसिलेटरी मोशन करने वाले जिस्म को उसकी वस्ती पोजीशन की जानिब लाता है। तो जैसे ही ये अपनी इंतहाई पोजीशन से वस्ती पोजीशन की जानिब आता जाएगा तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसके अंदर मोशन आ गई और चूंकि मोशन आ गई है तो इनर्शिया की वजह से ये वस्ती पोजीशन पे रुकेगा नहीं बल्कि अपनी मोशन जारी रखता हुआ क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये किसी दूसरी इंतहाई पोजीशन फर्ज करें इस जगह पे पहुंच जाएगा और इसको मैं बी का नाम दे दूंगा, वस्ती पोजीशन को ओ का नाम दे देते हैं, इस इंतहाई पोजीशन को ए का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स दोबारा से सुन लें कहानी कहाँ से शुरू हुई। हमने कहा था जैसे ही इस गोली को मैं उठा के इसकी इंतहाई पोजीशन ए पे ले जाऊंगा तो ए पे ले जाने की वजह से उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स जो कि वजन का y कंपोनेंट यानी mg sin थीटा था वो यहाँ पे एक्ट करती हुई इसे वस्ती पोजीशन की जानिब खींच के लाएगी। जैसे ही वो वस्ती पोजीशन पे पहुंचेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की दूसरी शर्त इनर्शिया इसको वस्ती पोजीशन पे रुकने नहीं देगी बल्कि मोशन जारी रखता हुआ ये इस पोजीशन बी पे पहुंच जाएगा। बी पे पहुंचने के बाद इसकी स्पीड या वेलोसिटी कुछ लम्हों के लिए जीरो हो जाएगी ये जब दोबारा अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वस्ती पोजीशन की जानिब आएगा तो फिर इनर्शिया की वजह से ये इस जगह पे रुकेगा नहीं बल्कि अपनी मोशन जारी रखता हुआ दोबारा इंतहाई पोजीशन ए पे पहुंच जाएगा। और स्टूडेंट्स इसी तरह से ये मोशन चलती जाएगी और इस मोशन को हम दोबारा नाम दे देंगे स्टूडेंट्स किस चीज का? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन चूंकि हम लोग स्प्रिंग मैथ सिस्टम में एक चीज पढ़ के आए थे टाइम पीरियड, तो यहाँ पे भी हम टाइम पीरियड का फार्मूला लिख देते हैं सादा पेंडुलम के लिए। स्टूडेंट्स सादा पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई और जजर के अंदर L/G। अब इन दोनों फार्मूलों के अंदर आपने फर्क रखना है। स्प्रिंग मैथ सिस्टम में जजर के अंदर आता था M/K, यहाँ पे जजर के अंदर आ रहा है स्टूडेंट्स L/G। तो इन दोनों चीजों का आपने ख्याल रखना है। टाइम पीरियड का फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। जजर के अंदर एक आ रहा है स्टूडेंट्स
L जिसको मैंने कहा कि ये लंबाई है, और G यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स। अपने आइंदा लेक्चर में मैं अपनी बहस यहीं से शुरू करूंगा कि सिंपल पेंडुलम में के सादा पेंडुलम में टाइम पीरियड का क्या मतलब है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड किन अवामिल पर मुनहसिर है, किस चीज को बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, किस चीज को कम करने से टाइम पीरियड बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स साथ ही साथ मैं आपसे कोई एक या दो अहम मालूमात भी शेयर करूंगा। जी तो स्टूडेंट्स, हम मजीद 2 मिसालें देख चुके जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसालें हैं। मजीद आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।